जय हिंद साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न। ये क्लास डेली 8 बजे सुबह चलती है, तो सभी लोग 8 बजे क्लास से अवश्य जुड़ जाया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज हम सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आए दिन परीक्षा में आते हैं और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। बात करें बुलंद दरवाज़ा की, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। सभी लोग याद रखेंगे। अब आपसे अगर पूछा जाए बुलंद दरवाज़ा है कहाँ, तो सभी लोग याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है और फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब अकबर ने इसका निर्माण करवाया क्यों था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था। तो बात करें दीन ए इलाही धर्म को अकबर के द्वारा कब चलाया गया था, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1582। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को चलाया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे। और बात करें 1556 ईस्वी की, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 में की गई थी। सभी लोग इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में ही तंबाकू की खेती शुरू हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे। अब आपसे पूछ दिया जाए तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। निकोटीन किस में पाया जाता है, तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो बात करें अकबर के राजस्व मंत्री की, तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। सभी लोग इसको याद रखेंगे। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। सभी लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आया अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अबुल फजल की रचनाओं की बात करें तो इन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी है। अकबरनामा और आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। आईन अकबरी पूछी जाए किसने लिखी है, अबुल फजल। अगर पूछा जाए अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की, तो इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दिल्ली में किसके है, तो दिल्ली में सभी लोग याद रखेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है या उनकी दरगाह है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। सभी लोग याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी में बात करें तो फतेहपुर सीकरी में किसकी दरगाह है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। इसको सभी लोग याद रखेंगे। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करके चलेंगे। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। जंतर मंतर की बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था। इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद के द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को चलाया गया था। सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो ये कब पारित हुआ था, तो सभी लोग याद रखेंगे 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके बहुत ही बड़े समर्थक थे। ये भी याद रखेंगे। 1856 में ये नियम पारित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सैनिटिक वर्सेज के लेखक कौन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आए दिन पेपर में आती है और सभी लोग इसको स्टार करके चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की पुस्तक है सैनिटिक
वर्सेज। सलमान रुश्दी की ही एक पुस्तक और है जो बहुत चर्चा में रहती है, मिडनाइट चिल्ड्रन। सभी लोग याद रखेंगे, मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्हीं की रचना है। पूछ देता है पेपर में मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था। बात करें मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार, तो कुल्हाड़ी। सबसे पहला औजार जो मानव ने बनाया था वो था कुल्हाड़ी, सभी लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई। शांति निकेतन की बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई शांति निकेतन की। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा एक रचित पुस्तक है जो बहुत ही चर्चा में रहती है, गीतांजलि। इसको भी याद रखेंगे। गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई, सभी लोग इनको याद रखेंगे। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। विज्ञान संचार क्षेत्र में, विज्ञान संचार क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे यूनेस्को आया है, तो यूनेस्को के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सबको देख के चलेंगे। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। पेरिस में इसका मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना पूछी जाए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे WHO और ILO आया है, तो WHO और ILO के मुख्यालय देखेंगे तो जिनेवा, दोनों के ही मुख्यालय जिनेवा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट बहुत ही पेपर में आते हैं, सभी लोग इनको याद करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से बन जाएगा कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी के नाम से इसकी आत्मकथा को जाना जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अब तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की भाषा में इसने अपनी बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी लिखी है, जो बाबर की ही जीवनी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। बात करें इसरो के मुख्यालय की, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। अब इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, सभी लोग याद रखेंगे। वर्तमान निदेशक की बात करें तो के सिवान वर्तमान में इसके निदेशक हैं, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगर बात करें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, सभी पॉइंट को याद करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, साहिवाल किसकी एक नस्ल है। बात करें साहिवाल की, तो साहिवाल एक गाय की नस्ल होती है। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है, साहिवाल गाय की क्वालिटी होती है कि ये बहुत अधिक गर्मी को सहन कर सकती है, गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। साहिवाल किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत या लीवर कह सकते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात करें यकृत किस रोग से प्रवाहित होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पेपर में प्रश्न बन सकता है। यकृत किस रोग से प्रभावित होता है, तो पीलिया से प्रभावित होता है, सभी लोग याद रखेंगे। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, लीवर या यकृत है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। कौन सी धातु विद्युत सबसे ज़्यादा स्पीड से, सबसे तेज़ी से किस में प्रवाहित होगी, चांदी में, तांबा में, एल्यूमिनियम में या लोहा में। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी में जो विद्युत होती है वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ती है, सर्वोत्तम चालक है चांदी विद्युत की, इसको सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है,
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में। 1945 में भारत इसका सदस्य बना था। जब इसकी स्थापना हुई थी तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब यूएनओ में सदस्यों की बात करें तो 193 देश सदस्य हैं यूएनओ में। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में यूएनओ के सचिव कौन हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में सचिव हैं। सभी लोग याद रखेंगे। आपसे पूछ दे मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसको भी याद रखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूएनओ से सभी को बता दिया है, तो सभी लोग सभी पॉइंट को याद करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में हैं? ब्लैक हिल पहाड़ियों की बात करें तो किस देश में हैं? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा यूएसए या फिर अमेरिका में ब्लैक हिल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ब्लैक हिल की बात करें या फिर ब्लू हिल या फिर ग्रीन हिल, किस कुछ भी वो पूछे, सभी का आंसर यूएसए अमेरिका ही होगा। ग्रीन बिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल सभी यूएसए अमेरिका में पाई जाती हैं। सभी को याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वांटोसोम। क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। सभी लोग याद रखेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही गलत बात है। और जिसने भी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको डेली एक क्विज मिलेगी सुबह 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को, मानव शरीर से में रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्क या फिर किडनी, जिसे किडनी भी बोलते हैं और गुर्दा भी बोलते हैं। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, गुर्दा, किडनी या वृक्क एक ही बात है। ये आपके शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। सभी लोग इनको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका आया है, एक ऑप्शन है छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। यहाँ पे उल्टा होता है, सभी लोग याद रखेंगे। बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। सभी लोग ध्यान देंगे, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सभी लोग इनको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 76 की, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार करके चलिएगा। महान्यायवादी पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश बसा है मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे। सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे, पेपर वाला पूछ दे, न्यूयॉर्क में किस नदी के किनारे है, तो सभी लोग याद रखेंगे हडसन नदी के किनारे। और अक्सर पूछा जाता है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो सभी लोग स्टार करके चलेंगे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। सभी लोग याद रखेंगे। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है?
मैन ऑफ डेस्टिनी की बात करें तो नेपोलियन को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। सभी लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? उत्तर रामचरितम की बात करें तो इसके लेखक हैं भवभूति। भवभूति लेखक हैं उत्तर रामचरितम। भवभूति की और भी रचनाएं हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, आए दिन पेपर में आती हैं। मालती माधव और महावीर चरितम। मालती माधव और महावीर चरितम भी भवभूति की ही रचनाएं हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। अच्छा, अब आपसे पेपर में वो पूछेगा दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो सभी लोग याद रखेंगे 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का वर्णन है, सभी लोग याद रखेंगे। अब 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सभी लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी? देश की पहली महिला एम्पायर की बात करें तो कौन थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरता देवी। सॉरी, देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंजलि रॉय। अंजलि रॉय इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो सुनील गावस्कर जी हैं। सुनील गावस्कर जी द्वारा रचित है वन डे वंडर्स नामक पुस्तक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है चेतन भगत। तो चेतन भगत की कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से द गॉड ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट्स, दोनों ही चेतन भगत की ही पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट्स। बात करें अरुंधति राय की, अरुंधति राय की एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? प्रश्न में पूछा जाए तो आप लोग आंसर देंगे अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। विलियम शेक्सपियर की बात करें तो इनकी पुस्तक है रोमियो और जूलियट। रोमियो और जूलियट पुस्तक किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर की है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, सभी लोग इसको स्टार कर लीजिएगा, आए दिन पेपर में आता है, क्या पता आपके पेपर में छप भी चुका हो, तो सभी लोग याद करके चलेंगे। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? सभी लोग याद रखेंगे, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट की बात करें तो ये कब पारित हुआ था? तो 28 सितंबर 1929 को ये पारित हुआ था। 28 सितंबर 1929 को ये पारित हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? इसमें विवाह की आयु को बढ़ाकर 18 व 21 कर दी गई थी। मतलब लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी शारदा एक्ट के तहत, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है आयरन शब्द, सभी लोग इसको याद रखेंगे। बात करें क्रिकेट से तो क्रिकेट से बीमर और गुगली, बीमर गुगली पूछा जाए किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं बीमर और गुगली। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये बनेगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में लगा था? तो पंजाब राज्य में लगा था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। तो कब लगा था? तो 1951 ईस्वी में पहली बार लगा था राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 356 के तहत लगता है, पंजाब में पहली बार लगा था, सभी लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? तो भाई साहब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज द्वारा पृथ्वी की त्रिज्या को सर्वप्रथम मापा गया था। अब मैगलन, यहाँ पे एक ऑप्शन आया, तो मैगलन ने क्या किया था? पृथ्वी की परिक्रमा की थी। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख गए हैं, तो इस प्रश्न को स्किप करेंगे, अभी छोड़ के चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? बात करें ब्रह्मांड के अध्ययन की, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। अगर आपसे पूछ दे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन, सभी लोग याद रखेंगे। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। बात करें वो सब्जी या फिर बागवानी, सब्जी या बागवानी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करें, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है, सभी लोग याद रखेंगे इसको। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश मात्रक दूरी का मात्रक होता है, सभी लोग याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बुध। सॉरी, ये सूर्य के सबसे निकट है बुध, और पृथ्वी के सबसे निकट की बात करें तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। इसको कैसे याद रखेंगे? ये आपका सूर्य रहा, इसके बाद आता है आपका बुध, फिर बृहस्पति। जैसे आपके दिन होते हैं ना, बुध के बाद बृहस्पति छोड़ के शुक्र, फिर शनिवार को छोड़ दीजिए रविवार कोई होता नहीं है तो पृथ्वी, फिर सोमवार को छोड़ दीजिए मंगल, फिर बुध को छोड़ दीजिए बृहस्पति, फिर बृहस्पति शुक्र को छोड़ दीजिए शनि, और फिर अरुण वरुण। इस प्रकार इनका क्रम है। तो सूर्य से सबसे निकट होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो याद रखेंगे। अब आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, सभी लोग याद रखेंगे। शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी, इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र को चमकीला तारा कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष के होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। बात करें दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र को, सभी लोग याद रखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है सूर्य में, इसको सभी लोग याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है परमाणु बम, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड, सभी लोग इसको याद रखेंगे। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस टाइम आपका सूर्य ग्रहण होता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध क्या होता है, पृथ्वी को अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो ऊपर का होता है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो वो बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अब अगर वो पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है, सभी लोग याद रखेंगे। 3 बीघे का कॉरिडोर किसके बीच में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघे का कॉरिडोर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सभी लोग याद रखेंगे। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, सबसे कम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कब होती है, तो वही स्थिति आपकी क्या कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसौर। जब न्यूनतम दूरी होती है तो उपसौर कहलाती है। अच्छा, उपसौर की स्थिति होती कब है, तो 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, सभी लोग याद रखेंगे। अब बात करें अपसौर की, तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है उसको कहते हैं अपसौर। अपसौर की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, सभी लोग याद रखेंगे। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तारामंडलों की कुल संख्या की बात करें तो अब तक 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं, सभी लोग याद रखेंगे। आई होप सभी लोगों को 50 के 50 प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डेली 8 बजे वीडियो को देखना ना भूला करें। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और एक सीट पक्की करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।